हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल। सो दोस्तों, आज जो हम जीमैट फाउंडेशन बैच में मैं जो एक नया टॉपिक लेकर आया हूं वो है एक नए सेक्शन का। यानी कि आपको मालूम है गाइस, जीमैट फोकस एडिशन में इस बार क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग के साथ एक नया सेक्शन ऐड हुआ है जिसका नाम है डेटा इनसाइट। तो यस गाइस, डेटा इनसाइट में जो आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं करवाने वाला हूं उसका नाम है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। किस तरह का डेटा आता है, कैसे ग्राफ को यूज करते हुए वो आपको डेटा पूछता है, कौन कौन से टाइप के ग्राफ को यूज करता है और फिर उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है गाइज, ये सब हम देखेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जीमैट फाउंडेशन बैच डेटा इनसाइट सेक्शन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन टॉपिक। तो यस गाइज, शुरुआत करेंगे। एक लेक्चर ऑलरेडी राहुल सर इस डेटा इनसाइट का ले चुके हैं आपका, तो ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एक नया फ्रेश टॉपिक कवर कर रहे हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें बेसिकली आज हम गाइज देखने वाले टाइप्स ऑफ ग्राफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम जो इन्फॉर्मेशन वर्ड्स फॉर्म में या बड़े से पैसेज फॉर्म में ना देते हुए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दी होती है, ग्राफ के फॉर्म में। बस आपने एक बार ग्राफ को पढ़ना सीख लिया, ग्राफ से इन्फॉर्मेशन को समझना सीख लिया गाइज, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, फिर आप आराम से उसको सिंपल अपना मैथमेटिकल नॉलेज यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है ग्राफिकल फॉर्म में, ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन कौन कौन से टाइप के ग्राफ होते हैं पहले एक उसकी बात करेंगे, है ना। और फिर हम एक्चुअल क्वेश्चन जो आपके ऑफिशियल गाइड के क्वेश्चन है, जो आपके जीमैट पैटर्न के क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे गाइस। बस बहुत ही इजी छोटा सा टॉपिक को कंसेप्ट होने वाला है आज का फाउंडेशन बैच को ध्यान में रखते हुए। तो गाइस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में अब आपको मैंने कहा ना, जो एक पैसेज फॉर्म में इंफॉर्मेशन ना देते हुए वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, सबसे पहला ग्राफ है ना। अलग अलग कौन कौन से ग्राफ है, तो सबसे पहला ग्राफ है गाइज हिस्टोग्राम, जिसको आप बार डायग्राम भी बोल सकते हो, बार चार्ट भी बोल सकते हो ना, इसके कई सारे नाम है, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम और बार चार्ट। उसमें गाइस देखो, सबसे पहले तो बेसिक हिस्टोग्राम इस तरह से आता है। मान लो मैं यहाँ अलग अलग ईयर ले रहा हूँ, 2001 का ये डेटा हुआ, ये मान लो ये हम बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट, है ना, लिटरेसी रेट टू लिटरेसी रेट इन इंडिया, या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट बोल दो, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। सो 2001 में लिटरेसी रेट यहाँ तक थी मान लो 5%, फिर 2002 में वो और कुछ तो बढ़ी, फिर 2003 में और कुछ तो बढ़ी। इस तरह से आपको ये एक सिंपल बार डायग्राम, ये क्या हुआ, एक सिंपल बार डायग्राम। बार डायग्राम का सबसे बेसिक टाइप तो ये है सिंपल, जहां पे आपको हर ईयर का एक सिंगल बार इस तरह के पैटर्न को या इस तरह के डायग्राम को क्या बोला जाता है, बार। ठीक है, और इसलिए इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का नाम हो गया है बार डायग्राम या बार चार्ट या हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये तो सिंपल बार हुआ गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ईयर को एक सिंगल बार रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसमें बट जनरली ये सिंपल बार अगर आपको समझ जाए तो उसके बाद फिर जो सेकंड टाइप आता है वो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, है ना। जनरली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो ये वाले सब डिवाइडेड, या इसके बाद में जो देखूंगा ये हुआ ए टाइप, सेकंड टाइप, बी टाइप क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम, वो क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज जो आपको यहाँ लिटरेसी रेट एक सिंगल बार से रिप्रेजेंट कर दिया है, वही अब आपको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, यानी मेल लिटरेसी का, फीमेल लिटरेसी का, मेल लिटरेसी का, फीमेल लिटरेसी का, मेल लिटरेसी का, फीमेल लिटरेसी का, क्या किया मैंने, पहले जो मैंने आपको सिंगल बार दिया था वो था एक पूरे ह्यूमन बीइंग का लिटरेसी रेट, है ना, ओवरऑल सब जेंडर मिला के, मेल फीमेल मिला के लिटरेसी रेट। लेकिन अब इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, मेल फीमेल मेल फीमेल, तो ये क्या बन गया गाइस, नाम से आप समझ सकते हो ये बन गया सब डिवाइडेड, यानी एक ही बार हमने दो इसमें डिवाइड कर दिया है गाइस। और जरूरी नहीं दो इसमें डिवाइड हो, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे तीन तीन इसमें डिवाइड हुआ है। मान लो ये कोई कंपनी है, कंपनी XYZ लिमिटेड, ठीक है, इसके तीन ब्रांचेस है ABC, तो कौन सा ब्रांच कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ईयर वाइज, मान लो यहाँ पे मैं ईयर दे दूं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। एक्चुअल क्वेश्चन कैसे होंगे प्रॉपर इन्हीं बार को यूज करते हुए मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो ये 2001 का रेवेन्यू, 2002 का रेवेन्यू, 2003 का रेवेन्यू, 2004 का रेवेन्यू, ये तो क्या हुआ, एक सिंगल बार आपको दिख रहा है रेवेन्यू का XYZ लिमिटेड का। मान लो अगर ये सिंगल एक कंपनी होती, एक ही ब्रांच होती तो, लेकिन अगर उसके तीन ब्रांचेस है, A ब्रांच, B ब्रांच, C ब्रांच, तो तीनों से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ऊपर वाला मान लो जो ग्रे कलर है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो ऑरेंज कलर है वो B के रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट ईयर्स में, और जो डिफरेंट ईयर्स में ब्लू बार है वो C के रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीनों को रेवेन्यू मिलाकर इतना रेवेन्यू जनरेट किया XYZ लिमिटेड में, कब, 2001 में।
उसमें से ए का कंट्रीब्यूशन इतना है, बी का इतना है, सी का इतना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे फिगर दी होती है वाई एक्सिस पे, तो आप बराबर देख सकते हो ब्लू बार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, मान लो ये 0 से लेकर 11 तक रहा तो 11 करोड़ का, फिर ये 11 से लेकर 15 तक रहा तो 11 से 15 कितना हुआ 4 करोड़, फिर ये 15 से लेकर मान लो 18 तक है तो 15 टू 18 3 करोड़, है ना। ये सब कैसे पढ़ना है मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको बस एक फैमिलियर करा रहा हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट फैमिलियर होंगे भी, बट 2 स्टूडेंट भी अगर ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं था आज तक, तो मेरा ये बताना पहली बात तो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और यही चीज़ है यार जीमैट फाउंडेशन में, फाउंडेशन से ही लेना है हमें, बाकी तो लेवल धीरे धीरे बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में। तो गाइज तो समझ गए आपको, ये आपको रेवेन्यू ओवरऑल XYZ लिमिटेड का इतना है, उसमें ए का बी का सी का कंट्रीब्यूशन क्या कर दिया हमने, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया। इट इज कॉल्ड एज सब डिवाइडेड बार। अगर मैं डिवाइड नहीं करता, पूरे XYZ लिमिटेड का रेवेन्यू बताता डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, तो वो सिंपल बार होता, लेकिन जैसे उसको डिवाइड किया सब डिवाइडेड बन गया। गाइस कभी कभार अगेन बार डायग्राम में सेकंड टाइप आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल यानी एक ही साल में इस तरह से कंपनी ने दिखा दिया। 2001 में अगर मान लो सेम एग्जांपल अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, XYZ लिमिटेड के 3 ब्रांच है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, तो तीनों से कितना 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 प्रॉफिट आया पिछले एग्जांपल में, या रेवेन्यू आया पिछले एग्जांपल में, वही रेवेन्यू उसने टोटल को डिवाइड करके बता दिया था बराबर। इस बार कैसे बताया है, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। 2001 में ये हुआ कंपनी ए का रेवेन्यू, बी का रेवेन्यू, सी का रेवेन्यू। अब ए का रेवेन्यू कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल वाई पे यहाँ पे जो भी फिगर है 0 से लेकर मान लो ये 11 है, 11 करोड़ है ना, बराबर इसके बार के हाइट पे देखो, हाइट पे जहाँ पर भी मैच हो रहा है, मान लो यहाँ पे है 8 तो 8 करोड़, यहाँ पे है 6 तो 6 करोड़ ब्रांच सी का। सेम ये हुआ 2001 का, वही 2002 में क्या रहा ए बी सी का परफॉर्मेंस, 2003 में क्या रहा, 2004 में क्या रहा, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। मतलब गाइज इनफैक्ट मुझे बताओ, अगर कोई डेटा आपको ऐसे फॉर्म में दे दिया जाए और सेकंड चीज इस फॉर्म में दे दिया जाए, तो ज्यादा बेटर ये है, पहले तो पूरा पैसेज पढ़ो, पैसेज से डेटा निकालो निकालो निकालो, हेडेक है। यहां उसी डेटा को उसने सॉर्टेड करके आपको एकदम बढ़िया फॉर्मेट में दे दिया। तो जो स्टूडेंट अगर इससे डर रहे होंगे अब तक, तो गाइज नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो गाइस, क्योंकि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये आपको फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली फॉर्म में आया है, आपको परेशान करने नहीं, इनफैक्ट आपका काम सॉर्टेड करने आया है। ठीक है, तो बड़े से इंफॉर्मेशन से डेटा निकालो, एक दो लाइन भी इधर उधर मिस हो गई तो गया, है ना। वही चीज उसने खुद ने सॉर्ट करके दे दी। अब डेटा अगर आपके पास है तो फिर उसके आगे वो कुछ भी पूछो, उसके आगे वो आपको बेसिक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, रेशियो से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड एंड सो ऑन। मतलब बाकी फिर आपका मैथमेटिकल नॉलेज जो क्वांट में आप सीख चुके हो, है ना, वो काम आएगा। मतलब क्वांट और इस वाले टॉपिक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो हम क्वेश्चन देखेंगे, बस एक ही फर्क है, क्वांट में इतु इतु से एक दो तीन तीन चार लाइन के क्वेश्चन होते थे, बट वो एक वर्ड बेस होते थे, वहां से डेटा लेना पड़ता था, फिर उस पर हमें डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल टूल, परसेंट, रेशो अप्लाई करना होता था। यहाँ वही डेटा उसने सॉर्टेड फॉर्म में दे दिया है, ग्राफिकल फॉर्म में। एक तरीका आपने देखा हिस्टोग्राम, उसमें भी 2 टाइप देखे, एक तो सिंपल होता है, सिंपल को हमने सब डिवाइडेड भी देखा, मल्टीपल फॉर्म में भी देख लिया, ये वहाँ मल्टीपल जहाँ सेपरेट सेपरेट बार दिखा रहा हूँ। तो जब डेटा सॉर्टेड है तो वहां से हमें सीधा कॉपी करना है डेटा को, और दिए हुए क्वेश्चन पे अगेन वही मैथमेटिकल टूल, परसेंट, रेशो अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। तो यस गाइज, ये हुआ फर्स्ट टाइप हिस्टोग्राम। सेकंड टाइप इसी में आता है लाइन डायग्राम। मतलब वही चीज आपको बार फॉर्म में ना देते हुए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इस तरह से लाइन फॉर्म में दे दी जाएगी। मतलब मान लो ये 2001 का डेटा रेवेन्यू का, कंपनी ए, ग्रे लाइन मतलब मैं कंपनी ए ले लेता हूँ, ऑरेंज लाइन मतलब मैं कंपनी बी ले लेता हूँ, है ना, और ब्लू लाइन मतलब मैं कंपनी सी ले लेता हूँ। तो खत्म यार। अगेन फिर से वही करना है, जैसे आप यहाँ बार की हाइट को नाप रहे थे, है ना, एक वैल्यू देने के लिए। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स प्लॉट करे हैं ना, उनको नापना है। सो ए यहाँ पे कितना बताएगा, मान लो 2 करोड़, यहाँ पे 2.5 करोड़, यहाँ पे 4.5 करोड़। ठीक है, ये हुआ 2001 का। वही अगर मुझे 2002 का देखना है तो देखो 2002 में भी पॉइंट्स प्लॉट करे हैं। तो जो चीज़ें आप बार के हाइट से नाप रहे थे, अब वो प्लॉटेड पॉइंट से नापनी है आपको। 2001 में कंपनी ए, बी, सी का रिस्पेक्टिव रेवेन्यू, 2002 में कंपनी ए, ग्रे मतलब ए, है ना, ब्लू मतलब सी, और ऑरेंज मतलब बी, जस्ट हमने एज्यूम किया है अभी है। ठीक है, उनका रेवेन्यू फिर से मुझे नापना है, तो मैं इस हाइट से नाप सकता हूँ, जहाँ पर भी पॉइंट प्लॉट हुए उसके रिस्पेक्टिव वाई एक्सिस की वैल्यू से। ठीक है, सेम 2003 का, 2004 का, सो ऑन। तो वही डेटा आपको बार फॉर्म में ना देते हुए इस तरह से अगर लाइन 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 फॉर्म में दे दिया गाइस, है ना, इस तरह से एक लाइन फॉर्म में दे दिया, पॉइंट्स प्लॉट करते हुए अलग अलग ईयर्स के,
अब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ईयर, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है आगे आप क्वेश्चन में देखोगे, है ना। तो इसको बोला जाता है लाइन डायग्राम। एंड गाइस थर्ड देख लेते, थर्ड क्या एक बार फटाफट, और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन सब चीजों के एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। गाइस पाई चार्ट, तो पाई चार्ट हमेशा सर्कल के फॉर्म में होता है, जहां पे वो पूरे सारे चीजों को एक पर्टिकुलर सेक्शन देकर उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे कितना सेल जनरेट किया है, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो मान लो सेल या रेवेन्यू जनरेट किया है। सबसे पहला अगर मैं यहाँ ले लूँ एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज़्यादा मान लो एग्रीकल्चर पे किया है। सेकंड ये हम ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये ले लेते हैं आईटी सेक्टर, ये ले लेते हैं एजुकेशन सेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, अगर पूरा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एग्रीकल्चर सेक्टर से मान लो 600 करोड़ जनरेट किया है, ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग से मान लो 200 करोड़ जनरेट किया है, आईटी से 100 करोड़ जनरेट किया है, एंड एजुकेशन बोलो या मिसलेनियस बोलो उससे 50 करोड़ जनरेट किया है, ठीक है। तो गाइज अगर टोटल रेवेन्यू कितना है 600, 200, 800, 900, 950, सो खत्म। ये 950 करोड़ का क्या किया उसने, डिवीजन किया, डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना लिए। देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा 950 में से सबसे ज्यादा तो यार 600 करोड़, तो मतलब कितना परसेंट हुआ, अगर आप परसेंट फॉर्म में निकालो तो 600 का, अगर मुझे एग्रीकल्चर का सिर्फ परसेंट निकालना है तो 600 अपॉन 950 इंटू 100, ये परसेंट फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो टोटल टोटल हमेशा 100% होता है, 100% का कितना परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया, यहां से मिल जाएगा। या फिर अगर मुझे डिग्री के फॉर्म में, गाइस यहाँ पे डिग्री मैटर करती है। डिग्री मतलब आपका एमबीए इंजीनियरिंग डिग्री नहीं, डिग्री मतलब क्या, एंगल, कितना एंगल बना रहा है वो सेंटर पर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मुझे देखना है कि ये कितना एंगल बना रहा है सेक्टर पर, सेंटर पर, तो गाइस बस क्या फर्क है, अगेन एग्रीकल्चर का निकालना है, इसलिए न्यूमरेटर में एग्रीकल्चर, टोटल हमेशा 950 डिनोमिनेटर में आएगा। बस परसेंट निकालने के लिए हमने इंटू 100 किया था। अगर मुझे डिग्री निकालनी है ना, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, तो उसके लिए क्या करना है, अगेन एग्रीकल्चर के लिए 600 अपॉन 950 इंटू, बस परसेंट के लिए हमेशा इंटू 100 रहेगा, डिग्री के लिए हमेशा इंटू 360 रहेगा, क्योंकि पूरा सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है। दैट्स इट। ये छोटी छोटी बात है। तो आपको फॉर एग्जांपल ये मिल गया, ये मिल गया 210 डिग्री, तो बस यहाँ पे हमने वो अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा, बराबर 210 काउंट किया, 210 जहां पर भी आए वो लाइन सीधा स्ट्रेच हमने कहाँ तक करी, सरकमफरेंस तक। ये मिल गया 210। फिर आगे हमें फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का निकालना है। सो मैन्युफैक्चरिंग का ये किसका था, एग्रीकल्चर का, डिग्री ये भी किसका था, परसेंटेज का एग्जाम्पल। अगर मैन्युफैक्चरिंग का परसेंट निकालना है तो 200 अपॉन 950, है ना, जिसका निकालना है न्यूमरेटर में, टोटल डिनोमिनेटर में इंटू 100। लेकिन वही अगर मुझे डिग्री निकालना है मैन्युफैक्चरिंग का, तो 200 अपॉन 950 इंटू 360। अगेन मान लो ये कुछ भी डिग्री आया 70 डिग्री, तो यहाँ पर अभी अगली लाइन क्या बनी है अपनी, अगली लाइन बनी है ये, है ना। तो यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, 70 डिग्री काउंट करेंगे, इस लाइन को स्ट्रेच करेंगे सरकमफरेंस तक, ये बन गया मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। मतलब गाइस जो डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे अब तक, डोंट वरी, ये सारी चीजें और डिटेल में देखेंगे। हमें पहली बात तो यहाँ पे पाई चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर इतना फास्ट क्यों बता दिया, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, हमको सिखाओ और थोड़ा धीरे 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 डिटेल में। गाइस पाई चार्ट बनाने नहीं बोलेगा क्वेश्चन आपको, पाई चार्ट तो दे देगा ना, पाई चार्ट तो दे देगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक आध सेंट्रल एंगल मिसिंग होगा, वो निकालना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया। जिस भी सेक्टर का सेंट्रल एंगल मिसिंग है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में इंटू 360, सेम परसेंट की तरह है, बस परसेंट में हम इंटू 100 बाई डिफॉल्ट लेते हैं, यहाँ इंटू 360 लेना है, वो मैंने बता दिया। तो बाकी तो डायग्राम दी होगी, तो क्या कर सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिंपल बार दे सकता है। अगर सिंपल बार की अलग अलग डिवीजन है तो उसको एक तो इस तरह से सब डिवाइडेड कर सकता है सेम बार में, या फिर सेपरेट सेपरेट मल्टीपल बार फॉर्म में दिखा सकता है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का। फिर उसके बाद हमने देखा वही चीज़ बार फॉर्म में ना दिखाते हुए पॉइंट्स प्लॉट करके दिखा दिया और उसको ज्वाइन कर दिया, तो बन गई लाइन डायग्राम। फिर कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमें डिवाइड करनी है अलग अलग सेक्टर्स में, तो उसको हम दिखाते हैं पाई चार्ट से, जिसमें सेंट्रल एंगल इस तरह से निकाला जाता है, जिसका भी निकालना है उसकी वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360, और परसेंट जिसका भी निकालना है उसकी वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100। और फिर इस तरह से हम हर एक को, जिसका ज़्यादा सेक्टर उसको उस तरह से बराबर हिस्सा दे देते। अब आप सोच रहे होंगे सर वो आपने जो बताया इंस्ट्रूमेंट रखो और फिर ड्रॉ करो और फिर उसको स्ट्रेच करो सरकमफ्रेंस तक, वो एक बार फिर से एग्जाम्पल के फॉर्म में, गाइज यही तो मैं बता रहा हूँ, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई चार्ट बनाया हमारे पास आएगा,
ये सारे सेक्शन हमारे पास बाय चांस बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे। सिर्फ हो सकता है यहाँ कहीं कहीं पर हमें डिग्री निकालने बोला हो, यहाँ पे दे दिया हो कि एग्रीकल्चर 600 है, 600 करोड़, ये 200 करोड़ है, ये 100 करोड़ है, ये 50 करोड़ है, और आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए बताओ ये एंगल कितना। तो ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 600 अपॉन 950 इंटू 360, ये 210 नहीं आता है आंसर, मैंने जस्ट एक रैंडमली बोला है। तो आप बोलोगे सर, कमेंट से भर दोगे, सर 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 ये 210 नहीं आया, आपने तो कैसे ले लिया? आया भी होगा तो मेरे को मालूम नहीं, मैं तो रैंडमली लिया हूँ, ठीक है, जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। हाँ, तो निकालना अगर एक्चुअल में बोला होता तो मैं कैसे निकालता, 600 अपॉन इनका सबका टोटल कितना आया 950 इंटू 360, फिर जो आया वो उसका फाइनल आंसर। अगर परसेंट बोला होता तो सेम, बस इंटू 600 अपॉन 950 तक तो सेम है, इंटू 100। तो ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो हेडेक मत लो, सर वो कैसे इंस्ट्रूमेंट रखना है, कैसे ड्रॉ करना है, और कैसे पॉइंट निकालना है, कैसे स्ट्रेच करना है, टेंशन नहीं है ना, हर चीज़ दी रहेगी। बस डेटा आपको इसी फॉर्म में दिया रहेगा, ऐसे फॉर्म में ना देते हुए इस फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में ना देते हुए इस फॉर्म में, या हिस्टोग्राम फॉर्म में, या लाइन डायग्राम फॉर्म में। डेटा से आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, मैथमेटिकल, परसेंट, रेशो यूज़ करना है और आंसर सॉल्व करना है। पाई चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंट्रल एंगल का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे, ड्रॉ तो रहेगा, आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन पूछेंगे। सो यस गाइस, बिना किसी देरी के अब शुरुआत करेंगे एक्चुअल क्वेश्चन, आपके ऑफिशियल गाइड के क्वेश्चन, आपके जीमैट एग्जाम के क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर जीमैट पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको ये टॉपिक में और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो यस गाइस, देखो अब सबसे पहले आपको अब बोलने की जरूरत नहीं, देखते ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो बार डायग्राम दिया है ये कौन से नेचर का है, सब डिवाइडेड, क्योंकि एक सिंगल बार को उसने अलग अलग इसमें डिवाइड किया है, और कौन सा सेक्शन क्या है वो तक उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे कि गाइस ये जो ग्रे पार्ट आपको दिख रहा है वो है बॉन्ड। पहले तो देखो क्या बोल दिया उसने, ये सब है ईयर एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू, देखो क्लियर बोल रहा है द चार्ट। अब इस ग्राफ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिखा है कि फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ये ग्राफ यूज करना है। तो इसके आगे जो भी मैं क्वेश्चन 1 पढ़ूंगा उसका पूरा आंसर हमें ये डेटा देखकर देना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद समझ सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो, और फिर बाद में मेरे आंसर से क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आप चीज़ें कर सकते हो गाइस। डन, मैं थोड़ा सा साइड में हट गया हूँ तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 उसने क्या बोला है, द चार्ट अबो शोज इज ईयर एंड वैल्यूज फॉर द डेर्नेलाज इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, डेर्नेलाज नाम का एक इंसान है, लड़का लड़की मतलब नहीं। सो डेर्नेलाज नाम का एक इंसान है, उसकी ईयर एंड वैल्यूज क्या है डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की। अब वो बंदा किस किस में इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट करता है बॉन्ड में, स्टॉक में और कैश में, ठीक है, 3 अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड, स्टॉक और कैश। अब बॉन्ड को जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसने ग्रे पोर्शन से रिप्रेजेंट किया है, स्टॉक का ऑरेंज पोर्शन से और कैश का ब्लू पोर्शन से। और ईयर एंड वैल्यूज ये क्लियर बोला है, ये क्या है, ईयर एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू। द चार्ट अबो शोज द ईयर एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ हर और हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब गाइस अगर मैं बात करूं वो भी डिफरेंट डिफरेंट ईयर, 2001, 2000, 2002, 2003, मतलब 2000 में अगर उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बन रही है, 14,000 है ना, ये क्या है इन यूएस डॉलर। देखो सारी चीजें एक्स एक्सिस पर क्या दिया है, ईयर्स, ये पहले पढ़ लिया करो। मैंने बोला है कि अगर आपको इस टॉपिक में चैंपियन बनना है गाइस, बस 2 स्टेप अप्रोच यूज करो, 2 स्टेप अप्रोच। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द डेटा कंप्लीटली, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड लो, डेटा को पूरी तरह समझो क्या दिया है। जल्दबाजी करना नहीं, हड़बड़ी करना नहीं क्वेश्चन पे आने की, पूरा खेल खत्म। अगर डेटा ही नहीं समझा, पहली स्टेप ही गलत हो गई या आपने गलत इंटरप्रेट कर दी, नाम ये टॉपिक का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, तो ग्राफ के फॉर्म में जो भी डेटा दिया है उसका सही से इंटरप्रेट करो, इसलिए इसको टाइम दो, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट एक डिसेंट टाइम दो, 30-40 सेकंड, सो दैट पूरा डेटा समझो और फिर क्वेश्चन पे आओ। सो गाइज 2 ही स्टेप, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा कंप्लीटली, सेकंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली। एक बार डेटा समझ गया, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या निकालने बोला है वो समझ गया, वो उसके बाद आंसर आकर रहेगा गाइस, क्योंकि मैंने कहा है डेटा समझ गया, क्वेश्चन समझ गया, उसके बाद जो भी छुटमुट चीजें बचती है वो है आपकी मैथमेटिकल नॉलेज, जो आप क्वांट में ऑलरेडी मास्टर बन जाते हो, परसेंटेज का, रेशो का, एवरेज का, प्रॉफिट लॉस का एंड सो ऑन, ठीक है। सो गाइज देख लो, ये आपको पहले तो दे दिया है वाई एक्सिस पर क्या है, सारी ये उसके स्टॉक्स की, ये उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज है इन यूएस डॉलर, और ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर है। जैसे आप देखो 2000 में अगर उसका $14,000 का टोटल वैल्यूएशन है, 14,000 देखो बराबर हाईएस्ट बार कहाँ पे मैच हो रहा है 14,000, तो उसमें से गाइज ब्लू यानी कैश में उसने कितना
ईयर एंड वैल्यू कितनी उसकी 6000 करोड़ बराबर। देखो ये 6000 पे स्टॉप हो रहा है ना, 6000 पे ये स्टॉप हो रहा है। अगेन गाइस 6000 से लेकर ये कहाँ तक आया 9000। देखो 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के एग्जैक्ट बीच में लाइन है तो 9000। तो 6 से लेकर 9 मतलब कितना हुआ 3000। 3000 ईयर एंड वैल्यू किसकी है स्टॉक की। एंड गाइस 9000 से लेकर 14000 मतलब 5000 हो गया। 9 से लेकर 14 5000 यूएस डॉलर वैल्यू किसकी है बॉन्ड की। मतलब इस 14000 यूएस डॉलर वैल्यूज में बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है 5000 बराबर। बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है 5000। देन 6 to 9 3000 स्टॉक का, और गाइस कैश का कितना है 0 to 6 यानी 6000। दैट्स इट। इसी तरह ये 2000 ये ईयर एंड वैल्यूज है फॉर ईयर 2000, ये ईयर एंड वैल्यूज रहेगी फॉर ईयर 2001। ये ईयर एंड वैल्यू, ईयर एंड मतलब साल के एंड में 2000 का एंड जैसे हुआ 2000 ईयर का एंड जैसे हुआ, ये उसकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम की वैल्यूएशन थी। ईयर एंड वैल्यू फॉर कैश, फॉर स्टॉक, फॉर बॉन्ड। सेम 2001 का जैसे एंड हुआ, ईयर एंड वैल्यू फॉर कैश, स्टॉक एंड बॉन्ड एंड सो ऑन 2002 और 2003 के एंड में ईयर एंड साल के एंड में ये वैल्यूज रही है। कम ऑन गाइस, अब डेटा आपको कंप्लीटली समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सेकंड स्टेप क्वेश्चन फॉर जस्ट द स्टॉक। देखो सिर्फ क्वेश्चन स्टॉक के लिए पूछा है। स्टॉक मतलब कौन सा ऑरेंज। फॉर जस्ट द स्टॉक्स what was the increase in value from year end 2000 to year end 2003। गाइज पहली बात तो क्वेश्चन सिर्फ स्टॉक का पूछा है यानी ऑरेंज सेक्शन, और वो बोल रहा है वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ स्टॉक में अगर आप कंपेयर करो ईयर एंड वैल्यू ऑफ 2000 एंड ईयर एंड वैल्यू ऑफ 2003। खत्म, बाकी ईयर का कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हो गाइज, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो अगर 2000 की बात करो सिर्फ स्टॉक की यानी ऑरेंज पोर्शन, तो ईयर एंड वैल्यू कितनी उसकी, मैंने कहा आपसे 6000 से लेकर ये एग्जैक्ट मिडल वाली लाइन 8 और 10 के बीच में यानी 9000, जो हमने ऑलरेडी 3000 लिख दी है। सेम गाइज अब यहाँ देखो ये वाली लाइन कहाँ पे टच हो रही है, ये 4 और 6 के बीच में यानी 5000 पे बराबर। ये टच हो रही है 5000 पे। एंड गाइज ऊपर वाली वैल्यू कहाँ टच हो रही है, ये टच हो रही है एग्जैक्ट 10000 पे। 5 से लेकर 10 ये हुआ 5000। मतलब गाइज 2000 में स्टॉक की ईयर एंड वैल्यू क्या थी 3000 यूएस डॉलर। 2003 में स्टॉक की ईयर एंड वैल्यू क्या थी 5000 यूएस डॉलर। तो कितने का इंक्रीज हुआ 3000 से लेकर 5000 यानी इंक्रीमेंट हुआ डॉलर 2000 का। खत्म, फिनिश है गाइस। देखो क्लियर बोला है फॉर जस्ट द स्टॉक व्हाट वाज द इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम ईयर एंड 2000 टू ईयर एंड 2003। सो 2000 इज द आंसर। बाकी ईयर का कुछ पूछा है, एक तो 2000 ईयर का पूछा है और दूसरा 2003, तो बाकी ईयर को हमें देखना ही नहीं है। अगेन बाकी किसी कैश या बॉन्ड का पूछा है नहीं, सिर्फ स्टॉक का पूछा है, स्टॉक यानी ऑरेंज। बस जितना पूछा है उस पर फोकस करो, जितना पूछा उस पर फोकस करो, दैट्स इट। अच्छा सर ऐसे हलवा क्वेश्चन आएंगे? यस, देखो आपको पता है जीमैट में आपको जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट है ना। तो आपका शुरुआत तो इजी से होता है, जैसे जैसे आप करेक्ट करते जाते हो। एडॉप्टिव पैटर्न कहा है ना, एक्सप्लेन भी किया था स्टार्ट में, देख लो वीडियोस पुराने। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो थोड़ी थोड़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। लेकिन एज फार एज फाउंडेशन बैच इज कंसर्न, पहले तो आपको फैमिलियर करना है कि ये कंसेप्ट क्या है भाई, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होता क्या है, क्या क्या टाइप्स के ग्राफ आते हैं, है ना, और उसको टैकल कैसे करते हैं, माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो हमारे इस फाउंडेशन बैच में हमें फिलहाल आपको ये इस बात पे ट्रेन करना है। एक बार आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होता क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये समझ गया तो आगे कितनी भी लेवल बढ़ने दो गाइज, करने का तरीका सेम रहेगा। सिर्फ जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा, लैंग्वेज को समझने का और थॉट प्रोसेस आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, बट थीम नहीं बदलेगा, पैटर्न नहीं बदलेगा, इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, सो यस गाइज डोंट वरी, मैंने जैसे कहा ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ से जुड़ जाओ, स्क्रैच से अपना बेस एकदम क्लियर करो। आने वाले दिनों में प्रिपरेशन जर्नी में आप और भी चीज़ें करते रहोगे बढ़िया से। प्रॉपर जीमैट का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगा गाइज। डन। तो ये बस इस तरह से यहाँ 3000, यहाँ 5000, 2000 से बढ़ गया, खत्म। और ये क्वेश्चन इसी के साथ फिनिश हुआ। तो मैंने आपको इसी बात पे बता दिया, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है ना, एक क्वेश्चन के साथ कैसे डेटा को पढ़ना है। अब गाइज अगला बार आया, अब इस बार पे अगला ग्राफ आया, सॉरी बार नहीं अगला ग्राफ। इस ग्राफ पे क्वेश्चन 2 एंड 3 डिपेंडेंट है, तो ये डेटा को अगेन समझो। मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन 2 और 3 का डेटा ये है। अब ये डेटा क्या है,
चलो सबसे पहले मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द डेटा कंप्लीटली, सेकंड स्टेप टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली. सो गाइज द ग्राफ इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ रिटर्न मटेरियल. तो गाइज किसी सर्वे में रिटर्न मटेरियल में पता चला है कि फ्रॉम 3 एरियाज इन अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड. अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड के 3 अलग अलग एरियाज आप देख सकते हो, लंदन, नॉर्थ एंड ईस्ट एंग्लिया. ठीक है, ईस्ट एंग्लिया. सो किसी एक रिटर्न सर्वे से पता चला है कि जो 3 एरियाज है, लंदन, नॉर्थ और ईस्ट एंग्लिया, कौन से, किसके 3 एरियाज, अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड के. ठीक है, उनके 3 एरियाज के बारे में कुछ तो डेटा है. क्या डेटा है पढ़ेंगे आगे. द ग्राफ शोज, आगे देखो बोल रहा है, द ग्राफ शोज परसेंट ऑफ यूज ऑफ यू व्हेन ईदर यू और ये वुड बी अप्रोप्रिएट. गाइज अब ये क्या है, देखो बहुत पहले जो हम यू बोलते हैं ना, यू जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, जब हम किसी को एक रिप्रेजेंट करते हैं, भाई यू आर गुड, यू आर बैड, तो यू जो हम बोलते हैं पहले गाइस, बहुत पहले वो ये से रिप्रेजेंट होता था. जो आज हम यू रिप्रेजेंट करते हैं ना अपने कम्युनिकेशन में, जब हम किसी से बात कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश में हम जो ये यू वर्ड बार बार रिप्रेजेंट करते हैं किसी के लिए, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब ये वो यू वर्ड नहीं हुआ करता था, तब ये वर्ड हुआ करता था. धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहले जब स्टार्ट में बता रहा हूं इसलिए बोला है अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड. अर्ली जो हम आज यू वर्ड यूज कर रहे हैं कॉमनली, एकदम कॉमन हो गया, वैसे वो ये वर्ड यूज होता था. यू नया नया आया था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे वो आता गया ये वर्ड का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन होना या यूज होना कम होता गया और यू वर्ड बढ़ता गया. और आज की तारीख में ये तो कोई जनरली हम सुनते ही नहीं, बस यू ही बोलते हैं. हालांकि ये जनरली कब रिप्रेजेंट होता था, कब ज्यादा यूज होता था, जब प्लूरल फॉर्म में ज्यादा लोगों को हमें रिप्रेजेंट करना है. जब सिंगल बंदे को रिप्रेजेंट करना है हम यू बोलते हैं, और ज्यादा लोगों को अगर बोलना है तो आज भी हम क्या बोलते हैं, यू ऑल, है ना. आज की तारीख बता रहा हूं, अगर सिंगल बंदा है तो यू आर गुड, वही अगर ज्यादा लोग हैं तो यू ऑल आर गुड, हम ऐसा बोलते हैं. लेकिन वही चीज ये से रिप्रेजेंट होती थी, यू ऑल मतलब आप सारे. वही चीज जब प्लूरल फॉर्म में ज्यादा लोगों को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ये से रिप्रेजेंट करते थे अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड में. ठीक है, सो एनीवेज गाइस, तो क्वेश्चन आपको यही डेटा दिया है. द ग्राफ शोज द परसेंट ऑफ यूज ऑफ यू का कितना यूज करते हैं व्हेन ईदर यू और ये वुड बी अप्रोप्रिएट. जब उस पीरियड में जहां पे यू भी अप्रोप्रिएट था, ये भी अप्रोप्रिएट था, तो कैसे यू का यूज होता था, है ना, कैसे यू का यूज होता था, ये क्वेश्चन ने आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ परसेंट. गाइस डेटा समझो, डेटा समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. तो गाइस 3 एरिया है, लंदन, नॉर्थ, ईस्ट एंग्लिया. इन तीनों एरिया का रिटर्न सर्वे से हमें ये डेटा मिला है कि कैसे यू को हम मतलब यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. किस वर्ड को, यू वर्ड को. ऐसे जमाने में जहां पे यू और ये दोनों यूज होता था, दोनों एप्रोप्रिएट माना जाता था, दोनों को सेम माना जाता था, वहां पे कितना परसेंट लोग यू यूज करते थे, ये डेटा दिया यार, खत्म, दैट्स इट, है ना. मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ऐसे जमाने में जहां पे सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों ही एप्रोप्रिएट माना जाता था, बट ऐसे कितने बच्चे थे जो सीबीएसई में पढ़ते थे, है ना. वो डेटा समझ गए आप, यानी सारे बच्चे, सिर्फ मान लो जस्ट एग्जांपल एज्यूम करो कि 2 ही बोर्ड में पढ़ते, सारे बच्चे मिला के, एक तो कोई सीबीएसई में कोई आईसीएसई में, दोनों एप्रोप्रिएट है, दोनों सही स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है ना, सही स्टैंडर्ड के बोर्ड्स है, क्वालिटी के. लेकिन उसमें सीबीएसई में पढ़ने वाला का अगर डेटा मैं आपको अलग से दूं तो वो हुआ सीबीएसई के परसेंटेज ना, कि सीबीएसई में पढ़ने वाले परसेंट किस तरह से है और किस तरह से बढ़ रहे हैं, डे बाय डे कितना बढ़ रहा है या घट रहा है. तो वही अभी सीबीएसई आईसीएसई को रिप्लेस कर दो 2 वर्ड से, यू एंड ये. अपने डे टू डे लाइफ के कम्युनिकेशन में हम 2 वर्ड यूज करते हैं, दोनों अप्रोप्रिएट माने जाते हैं, यू और ये, जो हम सामने वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. तो उसमें यू कैसे यूज हो रहा है, कितना परसेंट यूज हो रहा है, और वो डे बाय डे बढ़ रहा है घट रहा है, क्या है वो डेटा आपको दिया है. जैसे गाइस आप देखो 1460 से लेकर, देखो कितने पुराने जमाने की बात है, 1460 से लेकर 1479 में, है ना. 1460 से लेकर 1479 में आप अगर ठीक से देखो तो बहुत ही कम परसेंट लोग यू यूज करते थे. मतलब मैक्सिमम लोग क्या यूज करते थे, मैंने आपसे बोला भी ना स्टार्ट में, ये वर्ड ज्यादा यूज होता था, ये. फिर जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ा 1480 से लेकर 1519 में, देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे फिर भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है. जनरली देखो स्टेबल ग्राफ है, इनफैक्ट वो रेड लाइन थोड़ी सी कम होते हुए दिख रही है, ठीक है, या ग्रीन लाइन थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, बट हम मोटा मोटी मानेंगे स्टेबल लाइन है. फिर जैसे 1520 और 1559 का दौर आया गाइस, आप देख रहे हो थोड़ा सा यू का यूज होना बढ़ गया है. ये पूरा ग्राफ किसके यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू के.
यू के ओवर ये, यू का यूज ओवर ये, जैसे सीबीएसई का एडमिशन ओवर आईसीएसई है ना, बस उसी चीज उसी एग्जांपल को अब रिप्लेस कर दो सीबीएसई आईसीएसई को यू और ये से, है ना। तो आने वाले इस पीरियड में देखो बहुत ड्रास्टिक, जैसे कि ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट एंगेलिया। तो ईस्ट एंगलिया में हार्डली थोड़े से बढ़ा, लेकिन अगर आप ठीक से देखो रेड लाइन नॉर्थ अच्छा खासा बढ़ी है। बट गाइस ग्रीन लाइन देखो आप लंदन, तो लंदन में तो यू का यूज ट्रिमेंडस बढ़ गया इस पीरियड में। ये लाइन डायग्राम है, देखो हर चीज अब बार के फॉर्म में ना देते हुए आपको पॉइंट्स प्लॉट करके दिए हैं। और गाइस जैसे ये पीरियड आया 1560 से लेकर 1599, फिर तो मार्केट काफी डोमिनेट हो चुका था यू के यूज को। आप देख रहे हो ग्रीन लाइन और बढ़ रही है, रेड लाइन ने भी ट्रिमेंडस ग्रोथ लिया है और ब्लू लाइन ने भी, मतलब इन दोनों एरिया ने भी, ईस्ट एंग्लिया और नॉर्थ ने भी यहाँ से बहुत बड़ा जंप लिया है यू के यूज में। और ग्रीन तो बढ़ी रही थी, उसी रेट से वो बढ़ते गई आगे भी इस पीरियड में। और गाइस आगे जो भी पीरियड आया होगा उस पीरियड में फिर अब ये स्टेबल रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% तक आ ही गया था ना। आप ठीक से देखो ये तीनों पॉइंट ऑलमोस्ट 100% तक आ गए थे, जो छोटा मोटा 1.5% 1.5% बच गया होगा वो भी बराबर उस लेवल तक आ गया। तो ऐसे करते करते जैसे डायनासोर वैनिश होते गए, है ना, डायनासोर वैनिश होते चले गए, पहले बहुत थे फिर कम 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 होते गए, अब जीरो हो गए। सेम उसी तरह ये का यूज जीरो हो गया, डे बाय मतलब एकदम ना के बराबर हो गया, है ना। और पूरा तरह से लोगों ने क्या अपना लिया, यू यू यू। और आज हम देखते हैं, हम कम्युनिकेट भी जब करते हैं यू बोलते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो भी यू ऑल बोलते हैं, ये यूज़ ही नहीं करते जो जनरली ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, जहाँ हम आप कोई नहीं थे, ठीक है। तो यस गाइज ये आपका ओवरऑल ग्राफ है कि वर्ड यू का यूज़ जहां उस जमाने में जहां ये दोनों वर्ड अप्रोप्रिएट माने जाते थे, वहां से यू का यूज कैसे ग्रोथ लेता गया। यू का जो यूज लोगों ने करना शुरू किया है वो परसेंट वाइज पहले एकदम निग्लिजिबल 20-10% से भी कम, ठीक है, फिर आगे आने वाले पीरियड में थोड़ा सा लगभग स्टेबल, फिर अगले पीरियड जो क्वेश्चन ने दिया है ये अगेन ईयर वाइज पीरियड दिया है, एक सिंगल ईयर ना देते हुए पूरा पूरा 60 से लेकर 79, 80 से लेकर 15-19 तक ऐसे पीरियड दिया है। और उसमें कैसे वो यू का यूज बढ़ते गया वो परसेंटेज फॉर्म में आपको दिया है। सो परसेंटेज ऑफ यू, दैट्स इट गाइस। अगर आपको डेटा क्लियर है तो अब ये दो क्वेश्चन हम फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के, सो ये है क्वेश्चन 2, द एरिया ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड। एरिया ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड कौन कौन से है, 3 एरिया दिया है, लंदन, एंग्लिया एंड नॉर्थ। That was first to favor the use of you over ये was। वो बोल रहे हैं कि इन तीनों एरिया में, देखो ऑप्शन भी यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है गाइस, यहाँ पे जनरली अगर आप टिक करो तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती है, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। ओरिजिनल एग्जाम में जो आपकी ऑनलाइन जीमैट एग्जाम होती है वहाँ पे ऐसे फिल इन द ब्लैंक नहीं होता है, ड्रॉप डाउन होता है, एक एरो होता है, उस पर टिक करो तो ये 3 ऑप्शन दिखते हैं और फिर उस पर आप एक सिलेक्ट करते हो। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो जेंडर होता है ना, मेल फीमेल ड्रॉप डाउन होता है, फिर आप मेल पे टिक करते हो, सेम उसी तरह, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन पे टिक करोगे 3 दिखेंगे, उस पे से एक पे टिक करना है, क्योंकि अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड के 3 ही एरिया बताया है और उसमें से वो बोल रहा है इन तीनों में से कौन सा एरिया वो पहला एरिया है जिसने यूज ऑफ यू को ज्यादा फेवर करना शुरू किया ओवर ये। ओवर ये गाइज मतलब मुझे ऐसा बोला गया है कि यूज ऑफ यू ये से ज्यादा कब हुआ, यानी यूज ऑफ यू 50% से ज्यादा अगर हो गया गाइज, ये से ज्यादा कब होगा, यू का यूज ये से ज्यादा कब होगा, जब यू का परसेंट ये 50% से ज्यादा होगा, बराबर, जब यू का परसेंट ये 50% से ज्यादा होगा, जब यूज ऑफ यू मान लो अभी 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से यू का परसेंट अगर 10% है, इसका मतलब 10 ही लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि 90 लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये 90 लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए यू का यूज 20% लोगों ने किया, इसका मतलब ये का यूज 80%, लेकिन अभी भी डोमिनेटिंग कौन है, अभी भी अगर मैं आपको बोलूं कि हम अभी भी फेवर किसको कर रहे हैं, तो अभी भी हम फेवर ये को कर रहे हैं, क्योंकि देखो डोमिनेटिंग ये है। उसने बोला है विच वॉज द फर्स्ट टू फेवर द यूज ऑफ यू ओवर ये, तो यू का डोमिनेशन बढ़ा ओवर ये। तो डोमिनेशन तो तब बढ़ेगा ना जब 50% से ज्यादा लोग यू यूज करना शुरू कर दे। जब 10% है तभी भी डोमिनेशन एक है, जब 20 है तभी भी डोमिनेशन एक है। मान लो ये 60 हो गए, ये 40 हो जाएंगे, 100 ही लोग हैं, अगर परसेंट में तो 100 ही मानते हैं हम हमेशा टोटल। तो गाइज अब हम बोलेंगे कि यू का डोमिनेशन बढ़ा है ओवर ये,
यू का डोमिनेशन बढ़ा है ओवर ये। तो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कौन से एरिया ने, इन 3 एरिया में से ऐसा कौन सा एरिया है जिसने यू के डोमिनेशन को बढ़ाया है ओवर ये, जिसने यू के यूज को पहले फेवर किया है, सबसे पहले फेवर किया है, फर्स्ट यू के यूज को सबसे पहले फेवर किया है ओवर ये। यानी गाइस अब आपको देखना इन तीनों एरिया में 50%, देखो 50% कहाँ आएगा गाइस, 50% आएगा यहाँ कहीं तो, है ना, 40 और 60 के बीच में। तो अब देखो 50% की लाइन जो है अगर मैं वाई एक्सिस से ड्रॉ करूं तो सबसे पहले कौन से एरिया को टच कर रही है, सबसे पहले गाइस वो टच कर रही है ग्रीन लाइन यानी लंदन को। तो वो लंदन एरिया है गाइस जिसने यू के यूज को तुरंत क्या किया था, बढ़ाना शुरू किया था, बराबर, यू के यूज को ज्यादा फेवर करना शुरू किया था ओवर ये। आप देखो फर्स्ट तीनों यू यूज करने वाले 20% से भी कम है, मतलब अभी भी डोमिनेटिंग कौन है ये। यहां पर भी देखो डोमिनेटिंग कौन है ये। लेकिन जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ा गाइज, इस पीरियड में ये अभी भी 50 से कम है। यूज ऑफ यू नॉर्थ में 50% से कम है, यूज ऑफ यू 50% से कम है इन ईस्ट एंग्लिया। लेकिन गाइज इंग्लैंड अगर आप ठीक से देखो, सॉरी लंदन अगर आप ठीक से करो तो एग्जैक्ट 60% तक टच कर गया है। मतलब अगर आप इस एरिया में देखो तो ऑलरेडी यू का यूज किसमें, सिर्फ लंदन में यू का यूज ये डोमिनेटिंग हो गया है ओवर ये। और क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि कौन सा एरिया सबसे पहले यू के यूज को डोमिनेट किया ओवर ये। तो गाइज वो कौन सा है, लंदन। लंदन इज द आंसर गाइज। तो ये ड्रॉप डाउन में जहां पे लंदन होगा उस पर सिलेक्ट कर लेना, सबमिट कर देना, ठीक है गाइज, मतलब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना। तो ये था क्वेश्चन, एक बार डेटा समझ गया, अब कोई टफ है नहीं। अब आया क्वेश्चन नंबर 3 उसी में, इन द सर्वे, मैंने कहा ना इस डेटा पे 2 क्वेश्चन है, तो आ जाओ। इन द सर्वेड राइटिंग्स फ्रॉम द एरिया ऑफ नॉर्थ की बात हो रही है, नॉर्थ की बात हो रही है स्पेशली। सो इन द सर्वेड राइटिंग, जो भी राइटिंग का ये सब डेटा हमें कहाँ से मिला, एक सर्वे आया था ना राइटिंग फॉर्म में, वहां से मिला। तो इस सर्वे में फ्रॉम द एरिया ऑफ नॉर्थ बिटवीन 1520 से लेकर 1559 यू कंस्टिट्यूटेड डैश ऑफ द इंस्टेंसेस, यू मतलब क्या, हमारा यू, हाँ, यूज ऑफ यू, यहाँ पे यू मतलब यू नहीं, यू मतलब वो वर्ड यू जिसके बारे में पूरा ग्राफ है। तो क्वेश्चन ने नॉर्थ एरिया का बोला है सबसे पहले। मैंने कहा ना एक बार डेटा समझ गया, अगला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने किसकी बात कर रहा है, सिर्फ नॉर्थ का, किस पीरियड की बात कर रहा है, इस वाली पीरियड की, ठीक है। तो वो बोल रहा है यू कंस्टिट्यूटेड डॉट डॉट ऑफ इंस्टेंसेस इन विच ईदर यू एंड ये वुड हैव बीन अप्रोप्रिएट, वो बोल रहा है इन शॉर्ट। और अगर आप ऑप्शन से भी ठीक से देख लो तो आपको समझ जाएगा कि इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है, 1520 से लेकर 1559, ये एक पीरियड आपको दिया है ग्राफ में एक्स एक्सिस पे। इसमें ये जो नॉर्थ एरिया है, उस नॉर्थ एरिया में यू का यूज कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये पूछा गया है आपको। उस एरिया में, है ना, उस पीरियड में जहां पे यू एंड ये दोनों अप्रोप्रिएट माने जाते थे। ये तो यार क्वेश्चन का बेसिक थीम है जो उसने स्टार्ट में बोला है कि उसने जो भी डेटा दिया है वो उस पीरियड का डेटा दिया है जहां पे यू और ये दोनों अप्रोप्रिएट हो जाते थे। आज की तारीख में अगर हम ये की बात करें तो जनता को मालूम ही नहीं ये क्या है, ये क्या है ना। बट आज के तारीख में गाइस ये भले ही अप्रोप्रिएट ना है, लेकिन इसलिए उसने डेटा कौन से पीरियड का दिया है, वो पीरियड का जहां दोनों अप्रोप्रिएट माने जाते थे। उस पीरियड में वो बोल रहा है कि अगर मैं सिर्फ ये वाले पर्टिकुलर रेंज की पीरियड की बात करूं तो यू का यूज कितना कंट्रीब्यूट करता है फॉर नॉर्थ एरिया। खत्म यार, आंखों से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कौन सा पीरियड बोला है उसने, 1520 से लेकर 1559। कौन सा एरिया बोला है, नॉर्थ, यानी कि रेड लाइन। सुन, रेड लाइन देख लो गाइस, इस एरिया की रेड लाइन देख लो, कहां पर है रेड लाइन, ये रही। अगर मैं उसको ठीक से ऐसे लू तो एग्जैक्ट लगभग किसके बराबर आ रही है, 20% के बराबर। खत्म, है ना। एग्जैक्ट या क्लोजेस्ट किसके आ रही है, 20%। 40 से तो काफी नीचे है ना, 0 से काफी ऊपर है, यानी 20% के लगभग आ रही है। तो क्वेश्चन ने बस इस एरिया का, नॉर्थ रीजन का यू का यूज वाला परसेंट कंट्रीब्यूशन पूछा था, जो कि है 20% गाइस। दैट्स इट, आंखों से सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी 20%। ठीक है, डेटा समझ गया, क्वेश्चन समझ गया, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा टाइम देना होगा। कम ऑन गाइज, आपने देख लिया हिस्टोग्राम सब डिवाइडेड वाला, आपने देख लिया लाइन डायग्राम, अब हम देखेंगे पाई चार्ट। कम ऑन, द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम ड्यूरिंग बुक प्रोडक्शन एंड सेल। अगर मुझे बुक, कोई तो एक बुक है, मान लो जीमैट फोकस एडिशन नया पैटर्न आया है, अब उसका बुक मैं बना रहा हूँ, उसका बुक प्रोडक्शन यानी बनाने से लेकर बेचने तक मेरे क्या क्या खर्चे आते हैं,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन, याद है ना पाई चार्ट में क्या दिया होता है, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको टोटल रेवेन्यू अलग अलग सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन वाला एग्जांपल दिया था, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग। तो इस बार मान लो मुझे एक बुक बनाने से लेकर बेचने तक क्या क्या टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं वो दिया है, और क्वेश्चन ने क्लियर वो किस फॉर्म में दिया गया, इस परसेंटेज फॉर्म में। जैसे सबसे पहला खर्चा आता है प्रिंटिंग कॉस्ट, है ना। प्रिंटिंग कॉस्ट अगर ये आपको रीडेबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस, हालांकि मैंने इसका कलर अलग लिया था, अब ये कैसे आ गया आई डोंट नो, चलो एनीवेज। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 35%। फिर आता है पेपर कॉस्ट 10%। फिर आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस गाइस, ये 2% है, ठीक है। ये आपको इस टूल्स की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो ये 2% है। ये रॉयल्टी, रॉयल्टी अगेन ये अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ 15%। देन ये तो दिख रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस 18% एंड बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस 18%। गाइज मतलब अगर मुझे किसी भी बुक को प्रोड्यूस करके सेल करना है, सबसे पहले तो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा। तो टोटल अगर मैं 100 रुपए का टोटल कॉस्ट मानूंगा, 100 रुपए का, तो उसमें से 35 रुपया, 35% मतलब 35 रुपया तो प्रिंटिंग कॉस्ट है। डेटा समझ लो पहले, उसके बाद बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस आता है ना। बाइंड करना होता है बुक को, कटिंग करना होता है, सो बाइंडिंग एंड कटिंग 18% यानी 18 रुपया बाइंडिंग एंड कटिंग। फिर उसके बाद में हमें रॉयल्टी, भाई जो ऑथर है ना, जो ऑथर है उसको भी तो रॉयल्टी देनी होगी, उसके चार्जेस आपको कितने दिए हैं, 15%, 15 रुपीज़ यानी रॉयल्टी। उसके बाद गई पेपर कॉस्ट, भाई बुक है तो पेपर तो लगेगा, तो पेपर कॉस्ट है 10% यानी 10 रुपया पेपर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में फिर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना है, क्या बोला है, प्रोडक्शन एंड सेल, तो यहाँ तक तो प्रोड्यूस हो गया, बाइंडिंग कटिंग रॉयल्टी यानी बुक, ऑथर ने बुक बनाई, हमने पेपर यूज़ किया, बाइंडिंग कटिंग प्रिंटिंग यूज़ किया, बुक बन गई। अब हमें एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी है, सेल करना है, तो उसके 18% यानी 18 रुपीज़ या एडवर्टाइजमेंट। एंड गाइज लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आखिरी में क्या है, 2 रुपया मिसलेनियस, ऐसी छुटमुट जो इन सारे मेजर कॉस्ट में नहीं आया, ऐसी छुटमुट कॉस्ट है वो 2%, सो मिसलेनियस। चाहे तो गाइज इसको टोटल करके देख लो आप, आपको एग्जैक्ट 100 दिखेगा, 100% दिखेगा। उसने पूरे डेटा को परसेंट फॉर्म में कर दिया, और टोटल परसेंट तो हमेशा 100 होता है। तो गाइज ये देखो 35, 18, 18, 15, 2 एंड 10 सबको ऐड कर दो, 100% आपको दिखेगा। तो ये हुआ डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई भी बुक प्रोड्यूस करने से अगर सेल करने तक मेरे को डेटा इस तरह से अलग अलग कॉस्ट देगा, इंक्लूडिंग सम प्रिंटिंग, पेपर, बाइंडिंग, कटिंग, प्लस कुछ सेल रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, रॉयल्टी एंड मिसलेनियस। कम ऑन गाइस। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन इस पर, क्वेश्चन नंबर 4, तो देख लो क्या है वो, कि इफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर $6,000 देन हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। गाइस हलवा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भाई मेरे हिसाब से कितना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पूछा है ना उसने आपको, हाँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है उसने आपको, कितना, 6,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस उसने आपको दिया गाइस, मेरे हिसाब से एज पर माय डेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, 2%। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, 2%। तो मेरे हिसाब से वो 2% है, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है गाइस, $6,000, यानी जो 2% होता है मेरे हिसाब से वो एक्चुअल में डॉलर फॉर्म में कितना है, 6,000। तो बोल रहा है हाउ मच मोर इज बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। गाइस सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस कितना है, 18%, क्या ये रॉयल्टी से ज़्यादा है? रॉयल्टी कितना दिया है, 15%, बराबर। मैंने कहा ना ये आपको ब्लैक में दिख नहीं रहा होगा, मैंने यहाँ लिखा है। हाँ इतना तो सही है कि बाइंडिंग एंड कटिंग रॉयल्टी से ज़्यादा है, बस क्वेश्चन ने पूछा है कितना ज़्यादा है। हाँ अगर मैं मेरे हिसाब से देखूँ तो कितना ज़्यादा दिख रहा है, एज पर माई डेटा वो दिख रहा है 3% से ज़्यादा। बट गाइज उसको आंसर किस में चाहिए, डॉलर में, तो मेरे हिसाब से जो 3% है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, खत्म। मैंने कहा ना बेसिक, एक बार डेटा समझ गया, क्वेश्चन समझ गया, उसके बाद बेसिक आपके मैथ्स का नॉलेज। ये प्रपोर्शन हुआ यार, ये इतना तो ये कितना, और इसमें आप क्या करते हो, हमेशा प्रपोर्शन सीखे हो ना, रेशोज हुआ है अपना फाउंडेशन में, तो इसमें आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चाहे तो आप परसेंट को हटा सकते हो, 2 इंटू एक्स 2x, 6,000 इंटू 3 18,000, खत्म। तो अब आपको क्या किया उसने, 2 ने इधर डिवाइड कर दिया। अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग नहीं है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे ओके ओके ओके, समथिंग इज रॉन्ग विद द ऑप्शन गाइज आई गेस, है ना, रॉयल्टी, समथिंग इज रॉन्ग विद द ऑप्शन। तो बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस आपको बोला गया है कितना, देन हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक बार चेक कर लेते, 2% है या 4% है। वेट गाइज,
समथिंग इज रॉन्ग। एक बार टोटल कर लेते हैं, क्योंकि ये टूल के वजह से मुझे दिख नहीं रहा है ना, तो मैंने रैंडमली 2 ले लिया है, बट अगर टोटल 98 आ रहा है तो ये 4 होना चाहिए। सो देख ले, ये हो गया 35 एंड 15, 50, 60 एंड ये 36, कितना हुआ 96। गाइज ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा। यस, ये 4 होगा। तो यहाँ पे मैंने जो, इनफैक्ट मुझे भी दिख नहीं रहा है, आपको क्या, मुझे खुद को नहीं दिख रहा है यहाँ, ये टूल के नीचे जो छुपा है परसेंट, तो ये 4% है गाइज। टोटल 100 मैच होनी चाहिए, दिस इज द लॉजिक। इनफैक्ट ये आप समझो, अब कई बारी जानबूझकर क्वेश्चन ये परसेंट, एक मैं आपको एक नया वैरायटी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये परसेंट दे देगा, ये परसेंट दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये मिसिंग रखेगा, बट ये मिसिंग है ही नहीं एक्चुअल में। अगर सारा डेटा परसेंट 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 मान लो, अगर ये मिसलेनियस के परसेंट दिए भी नहीं होते, टूल तो खैर छोड़ो, टूल अगर नहीं भी होता और ये परसेंट दिए ही नहीं होते, फिर भी अगर पूरा डेटा, कंप्लीट डेटा परसेंटेज में है, जहां हमें दिख रहा है बाकी हर सेक्शन के परसेंट मिसिंग है, 30 सॉरी मिसिंग नहीं, गिवन है 35, 18, 18, 15 एंड 10, बस एक कोई तो मिसिंग है। लेकिन एक चीज़ फिक्स होती है गाइस, इन सबका टोटल 100% आना चाहिए। टोटल हमेशा पूरे पाई चार्ट का परसेंट फॉर्म में 100 होगा। तो गाइज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मिसिंग है वो मिल जाएगा। अगर इन सबकी टोटल 96 है तो ये कितना आएगा, 4%। तो यस गाइज, थोड़ा सा अब ये बदल जाएगा। जहाँ पे मैंने बोला है कि मिसलेनियस एक्सपेंस 2%, ना 2 नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 नहीं, कितना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4%। अगर $6,000 है तो 3%, क्योंकि ये तो फिक्स है। बाइंडिंग कटिंग हमें दिख रहा है कितना है, 18, रॉयल्टी कितना है, 15, तो बाइंडिंग कटिंग ये रॉयल्टी से कितना ज़्यादा है, 3% से, लेकिन वही उसने डॉलर के फॉर्म में पूछा है, तो 3% इज हाउ मच। सो 4x इज इक्वल टू 18,000, सो x इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 475। क्या कर रहे, डिवीजन तो सही करो रे, 4500। यस गाइस, ऑप्शन बी। एक बार वो शुरू होता है तो फिर शुरू ही हो जाता है ना। तो गाइज यहाँ पे जनरली देखे जाए तो मिस्टेक, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं थी वैसे, यहाँ पे गिवन डेटा का थोड़ा सा जो हिडन हो गया था, उस वजह से ये चीज़ क्लियर मतलब जनरेट हुई, ये जो मिस्टेक है वो जनरेट हुई। बट एनीवेज आई होप आपको मेन जो था थीम कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है, इंटरप्रीट करना होता है, जो कि इस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो आपने डेटा से पहले तो चीज़ों को इंटरप्रीट सही से कर लिया, जैसे हिस्टोग्राम से किया, लाइन डायग्राम से किया। पाई चार्ट हमें क्या बोलना चाहता है, पाई चार्ट बोलना चाहता है कि सर देखो, प्रोडक्शन करने से सेल करने तक ये सारे टाइप के खर्चे हैं जो मैं आपको डॉलर फॉर्म में ना देते हुए किस फॉर्म में दे देता हूँ, परसेंटेज फॉर्म में। प्रिंटिंग का, बाइंडिंग एंड कटिंग का, एडवर्टाइजमेंट, रॉयल्टी, पेपर एंड मिसलेनियस, सारे अगर परसेंट में तो बाय डिफॉल्ट सबका टोटल 100 आना चाहिए। और मिसलेनियस वैसे तो यहाँ 4% दिया भी है, दिख नहीं रहा है, फिर भी हमारे लॉजिक से हमने बता दिया। मैंने आपको साथ में एक वैरायटी बता दी कि कभी कभार अगर ये मिसिंग भी होता तो भी बाय यूजिंग दैट लॉजिक कि टोटल 100 आना चाहिए, हमें 4 मिल गया। बस फिर उसने हमें बोला था कि भाई अगर आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो मेरे हिसाब से कितना है 4%, एक्चुअल में $6,000 है, इसका मतलब 4% $6,000 है, तो बाइंडिंग कटिंग रॉयल्टी से कितने ज़्यादा, बाइंडिंग एंड कटिंग कितना है 18%, रॉयल्टी कितना है 15%, तो बाइंडिंग कटिंग या रॉयल्टी से कितना ज़्यादा है 3%, खत्म। तो 4% अगर $6,000 है तो 3% कितना, ये रेशो प्रपोर्शन, यानी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये इतना तो वो कितना, परसेंट कैंसिल, 4x अगर 18,000 तो x मिला 4500 गाइस, चमका, दैट्स इट, खत्म है यार, अब तो कुछ बचा नहीं है ना। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो ये लास्ट क्वेश्चन बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे, अब आप मुझे बता दो ये कौन सा बार आएगा, ये आपके लिए ये कौन सा बार आएगा गाइस। बाय डिफॉल्ट ये आएगा, क्या दिख रहा है आपको, पहली बात तो ये लाइन डायग्राम है नहीं, पाई चार्ट है नहीं, ये आएगा हिस्टोग्राम, ये आएगा बार डायग्राम। उसमें भी कौन सा, सर देखो एक ही बार के अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, यानी सब डिवाइडेड, बहुत बढ़िया। साथ ही में सर एक ही के दो दो बार दिए गए हैं, यानी मल्टीपल, मतलब गाइज ऐसी भी चीजें आ सकती है जहां पे सब डिवाइडेड एंड मल्टीपल, सब डिवाइडेड एंड मल्टीपल बार डायग्राम, समझ रहे हो ना। तो मैंने जैसे कहा आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी यही चीजें बढ़ेगी। जो आपको एक सिंगल बार आ रहा था सब डिवाइडेड, आपने थोड़ी देर पहले किया, वो अब सब डिवाइडेड भी है, साथ में मल्टीपल फॉर्म में भी आ गया है। किसी आगे आने वाले, जब हम आगे और बढ़ेंगे अपने प्रिपरेशन में, तो आपको एक ही क्वेश्चन में दो ग्राफ भी दिखेगा, हो सकता है पाई चार्ट भी और हिस्टोग्राम भी है, बट घूम फिर कर यही कहानी है गाइस, ठीक है। सो चलो, ये आपको डेटा दे दिया है, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर स्टेट्स है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स दिए हैं, डी के डी ई। अब ये क्या है, आगे मैं
इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और ये सारे क्या दिए हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी क्या नंबर ऑफ मेंबर्स है वो भी आगे मैं बताऊंगा। अगेन यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ब्लू है वीमेन इन 1979, वाइट है मेन इन 1979। यानी ये जो पूरा ग्राफ है गाइस ब्लू एंड व्हाइट का, पहला क्या दिया है ब्लू एंड व्हाइट का, उसमें ब्लू रिप्रेजेंट कर रही है वीमेन, मेन, और व्हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है मेन, एंड ये पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है 1979 को। वही गाइस आगे आप अगर ऑरेंज देखो तो वीमेन है फिर से, एंड येलो देखो तो मेन है फिर से, लेकिन वो कौन से ईयर के, 2009। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे सब डिवाइडेड, मतलब जो डिवीजन है, सब डिवीजन वो किसका हुआ है, जेंडर का, मेल फीमेल मेल फीमेल, विमेन मेन विमेन मेन, ठीक है। और साथ में मल्टीपल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से अलग अलग ईयर का है, तो लेफ्ट वाला 1979, राइट वाला 2009। सेम यहाँ पर भी लेफ्ट वाला 1979, ये 2009, ये विमेन ये मेन, ये विमेन ये मेन, सो ऑन। तो गाइज ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, बट ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है, इस पर अब फिर से 2 क्वेश्चन है गाइज, डोंट वरी, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से। सो क्वेश्चन 5 एंड 6, ये 2 क्वेश्चन इस पे है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन 1979 व्हेन द यूरोपियन यूनियन इलेक्टेड इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट, द यूनियन हैड 9 मेंबर स्टेट। देखो मैंने कहा ना एक्स एक्सिस पर क्या दिया है आपको, स्टेट्स, यूरोपियन पार्लियामेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, जो कि 9 स्टेट्स आपको दिए है, और जो उसने शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया है बी यानी बेल्जियम, डेनमार्क डी के, जर्मनी डीई, आयरलैंड आईई, फ्रांस, इटली, है ना, सो एलयू, नेदरलैंड एंड यूके। तो गाइज ये आपको 9 स्टेट दिए है ना, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस, इटली, लक्सेमबर्ग, देन नेदरलैंड एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये तो आपको एक्स एक्सिस की कहानी खत्म हो गई कि ये जो शॉर्ट फॉर्म दिए किस चीज के, तो 9 स्टेट के शॉर्ट फॉर्म्स है। नाउ द ग्राफ शोन हैज 9 पेयर्स ऑफ बार्स, 1 आपको बार दिख रही है ना, फॉर ईच ऑफ दोज 9 मेंबर स्टेट, तो 9 स्टेट के 9 बार्स आपको दिख रही है। द फर्स्ट बार इन ईच पेयर, देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही दो, अब आपको बार जो दिख रही है 9 स्टेट के 9 बार्स दिख रहे हैं, लेकिन मल्टीपल फॉर्म में है। तो मल्टीपल में जो फर्स्ट बार है, फर्स्ट यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला, ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट, तो वो आपको बोला है द फर्स्ट बार इन ईच पेयर रिप्रेजेंट द कंपोजिशन बाय जेंडर, ये भी हमने देख लिया, जेंडर मेल फीमेल, ऑफ द स्टेट मेंबर इन द पार्लियामेंट इलेक्टेड इन 1979। तो फर्स्ट बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1979 को, एंड द सेकंड बार रिप्रेजेंट द कंपोजिशन बाय जेंडर, अगेन वो भी मेल फीमेल ही है सेकंड बार भी, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन ईयर 2009 को। और वो ये फाइनली जो आपको नंबर्स दिए गए इस वाई एक्सिस पे, क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं, है ना, जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं उनका नंबर। जैसे कि गाइज अगर मैं बात करूं मोटा मोटी यहाँ पर डी, ठीक है, डी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर सबसे पहले तो हमने बता दिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1979 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2009 को। क्वेश्चन ने भी बोल दिया कि लेफ्ट वाला बार, पहला वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है 1979 के नंबर ऑफ मेंबर्स जो 9 स्टेट में सिलेक्ट हुए हैं, एंड सेकंड वाला बार 2009 के नंबर ऑफ मेंबर जो 9 स्टेट में सिलेक्ट हुए। लेकिन ये अगेन दोनों बार फिर से क्या हो गया, सब डिवीजन हो गया उनका, किसमें, फीमेल मेल फीमेल मेल, या फिर आप जो कि क्वेश्चन ने बोला वैसे लिखो, विमेन मेन विमेन मेन विमेन मेन। सबसे पहले ब्लू क्या है, विमेन है, अगेन ऑरेंज क्या है, विमेन है, बचे हुए दोनों व्हाइट एंड येलो मेन है। और ये जो दिया ये नंबर ऑफ मेंबर है, जैसे कि गाइस अगर 1979 में अगर मुझे देखना है सिर्फ विमेन मेंबर कितनी, तो विमेन मेंबर कितनी है, ये ब्लू 1979, जो अगर आप ठीक से देखो तो 70 से लेकर 80 तक, यानी 10 अप्रोक्सीमेटली 10। वही अगर मुझे टोटल देखना है तो टोटल तो आपको कहाँ तक देखना होता है, हाईएस्ट हाइट तक, तो है 80 बराबर। डीई में अगर 1979 में कितने मेंबर इलेक्ट हुए थे, 1979 में कितने मेंबर इलेक्ट हुए थे डीई में, तो अगर मुझे इस पूरे बार की हाइट देखनी तो कितने, 80। अब इस 80 में फीमेल कितनी या विमेन कितनी, इस 80 में विमेन कितनी एंड मेन कितने, अगर मुझे ये जानना है। तो विमेन तो गाइज देखो, मेन तो अगेन व्हाइट, मेन है व्हाइट, यानी यहाँ तक मतलब कितना, 70 तक। तो अगर मेन 70 तो बची हुई 10 विमेन है, और चाहे तो हमें दिख भी रहा है 70 से लेकर 80 तक, तो 70 से 80 कितना हुआ, 10, ये हुई विमेन। इसी तरह गाइज आप 2009 का भी निकाल सकते हो। 2009 में टोटल मेंबर कितने हैं, 100। देखो बार की हाइट गई है 100, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डी की। सेम डी की तरह बाकी स्टेट का भी सेम इंटरप्रिटेशन होगा। पहले डेटा को समझो फिर क्वेश्चन पे आएंगे।
सो इस 100 में अगेन मुझे जानना है कि भाई मेन कितने हैं, तो मेन है येलो लाइन, तो यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 60 तक मेन है। अगर 60 तक मेन है तो वीमेन कितनी गई, देखो 60 टू 100 यानी 40, 100 में से 60 गए, 40 ही बचेंगे। एंड सेम फॉर अदर स्टेट। तो गाइज मोटा मोटी ओवरऑल ये डेटा आपको क्लियर हुआ है। ये डेटा क्या है, पहली बात तो मल्टीपल भी है एंड सब डिवाइडेड भी है, सब डिवाइडेड भी है एंड मल्टीपल भी है, क्योंकि आपको हर एक स्टेट के दो दो बार दिए यानी मल्टीपल, और हर बार डिवाइड हुआ यानी सब डिवाइडेड। अब डिवाइड भी किसमें हुआ है, जेंडर वाइज, विमेन मेन विमेन मेन, ऊपर विमेन नीचे मेन। ठीक है, अगेन ये भी दो अलग अलग ईयर में, फर्स्ट 1979, सेकंड 2009। सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर है, डेटा क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। इफ अ मेंबर वेर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ईच स्टेट मेंबर इन 1979, बात हो रही है सिर्फ 1979 की, यानी आपको सिर्फ अब किस पे फोकस करना है, लेफ्ट वाले बार पे, पहले वाले बार पे। ठीक है, सो इफ मेंबर चूजन रैंडमली, हम रैंडम चूज कर रहे हैं मेंबर from each states member in 1979 parliament, the state most likely to have had a women chosen is। तो बोल रहा है कि अगर गाइज डेटा समझ लिया, सेकंड स्टेप क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम इजी, कि 1979 की अगर मैं बात करूं और वहां पे अगर मैं मेंबर रैंडमली चूज करूं, रैंडमली, तो विमेन के सिलेक्ट होने के, विमेन के चूज होने के चांसेस कौन से स्टेट में ज्यादा है। ठीक है, विच स्टेट इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ वुमन चूजन, कौन सा स्टेट ऐसा है कि जो विमेन के सिलेक्शन के चांसेस को ज्यादा ये दे सकता है, चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी। तो गाइज इन शॉर्ट अब आपको वो देखना होगा। अब मुझे बताओ, अगर एक क्लास में 2 गर्ल है, ठीक है, और 2000 बॉयज है, और दूसरी क्लास में, ये है मान लो क्लास ए, ये है क्लास बी, दूसरी क्लास में 50 गर्ल्स है और 60 बॉयज है। गाइज एक क्लास है जहां पे 2 गर्ल और 200 बॉयज या 2000 बॉयज ले लो, दूसरी क्लास जहां पे 50 गर्ल्स एंड 60 बॉयज है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक रैंडमली पर्सन सिलेक्ट कर रहा हूं, रैंडमली, और यहां पर भी एक रैंडमली पर्सन सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कौन से क्लास में गर्ल के सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल बच्चे हैं 2002 में से सिर्फ 2 गर्ल्स है, बहुत लीस्ट, मतलब लीस्ट प्रोबेबिलिटी की लड़की सिलेक्ट होगी। मैं अगर आंखें बंद करके भी सिलेक्ट करूँ तो जहां वहां लड़के लड़के लड़के, तो रैंडमली भी सिलेक्ट करूँ तो बॉयज के सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा है। लेकिन गाइज यहाँ पे टोटल बच्चे 110 है और 110 में भी 50 तो गर्ल्स है, तो अगर रैंडमली भी सिलेक्ट करूँ तो लगभग जितने हेड्स बॉयज के उतने हेड्स गर्ल्स के हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। तो रैंडमली भी सिलेक्ट करूँ तो गर्ल्स के सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे गाइज। अगर आप ये प्रोबेबिलिटी देख लो तो 5/11, मतलब हर 11 बार सिलेक्ट अगर मैं करूँ तो 5 बार लड़की सिलेक्ट हो जाएगी। 11 बार अगर मैं सिलेक्शन करूँ रैंडमली तो 5 बार लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का नॉलेज काम आ गया। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर मैं 2002 बार सिलेक्शन करूँ तो फिर 1-2 बार चांस है ऐसा कि शायद लड़की सिलेक्ट हो। ये प्रोबेबिलिटी का एक इंटरप्रिटेशन होता है और ये कॉमन सेंस है। चलो सर प्रोबेबिलिटी तो नहीं आती, छोड़ दो, कॉमन सेंस तो है। मुझे बताओ यहाँ पे अगर 2002 में सिर्फ 2 ही लड़की और मैं रैंडमली आंखें बंद करके सिलेक्ट करूँ तो लड़की के चांसेस निग्लिजिबल है सिलेक्ट होने के। लेकिन इन 110 में 50 तो लड़कियां ही, रैंडमली आंखें बंद करके सिलेक्ट करूँ लड़की के चांस बढ़ जाएंगे। इन शॉर्ट आपको वो स्टेट पे, उसने क्या बोला है कि सिर्फ पहली बात तो सिर्फ आपको लेफ्ट वाला बार देखना है और वो स्टेट सिलेक्ट करना है जहां लड़की के चूज होने के चांस, सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा है। तो आपको वो स्टेट सिलेक्ट करना है गाइस जहां पे विमेन का फ्रैक्शन ओवर टोटल इज मोर। विमेन का फ्रैक्शन ओवर टोटल, देखो यहाँ पर विमेन फ्रैक्शन ओवर टोटल, विमेन फ्रैक्शन ओवर टोटल जहां ज्यादा हमने उसको बोल दिया कि क्लास बी में ज्यादा चांसेस है। सेम अब क्लास को थोड़ा साइड में रखो, क्लास को साइड में रखो, अब आपको देखना है कि स्टेट वाइज, तो देख लो कौन से स्टेट में विमेन का फ्रैक्शन लगभग ज्यादा है ओवर टोटल। अब ये चीज आप आंखों से भी कर सकते हो। अगेन द बेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक गाइस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हर बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कई बार आपका ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प कर जाता है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प कर जाता है, तो आंखों से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं तो डर है कि नहीं सर आंखों से, ऑब्जर्वेशन से अगर कुछ 19-20 गड़बड़ हो गई तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो ना। 4 ही स्टेट, आपको 9 स्टेट का थोड़ी करना है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, हो सकता है कि 5 दिए हो, जीमेट में 5 ऑप्शंस भी आते हैं। अभी इस क्वेश्चन में 4 थे, 4 लेकर आया मैं, तो 4 ही ऑप्शन दिए, बस उन 4 स्टेट का देखो। डीके में अगर मुझे ये क्या निकालना है, आपको इतना तो समझ गया है, विमेन का फ्रैक्शन ओवर टोटल,
जिधर टोटल में विमेन का नंबर ज्यादा है वहां पे विमेन के चूज होने के या सिलेक्ट होने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे, जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो कम ऑन गाइस, डीके, सबसे पहले डीके देखो कहाँ पर है डीके, है ना, ये रहा डीके। अब इसमें विमेन कितना है, लगभग देखो 10 से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे नंबर नहीं, पर ये 10 और 20 के एग्जैक्ट बीच में तो हम 15 मान लेते हैं, है ना, यानी 10 से लेकर विमेन के चांस सिर्फ, हाँ, और ये भी किसमें, सिर्फ 1979 मैंने लेफ्ट वाले बार में। तो टोटल कितने हैं, 20। सो गाइस डीके में टोटल है 20, उसमें विमेन के चांसेस कितने हैं, 5, सॉरी टोटल है 15, टोटल 20 भी नहीं है, टोटल है 15। देखो आप ये ग्राफ कहाँ तक गया है, 15 तक, बराबर, हाइट 10 और 20 के एग्जैक्ट बीच में। उसमें विमेन कितनी है, 10 से लेकर 15 यानी 5, तो ये लगभग 1/3 हुआ। चलो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था गाइस, सारे ऑप्शन पहले ही पढ़ लो, FR NL और UK, FR NL UK, इन तीनों को भी देख लो। FR कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसमें देख लो यार, लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये 80 तक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 65 के थोड़ा नीचे, चलो मैं 63 से मान लेता हूँ, यानी 17, है ना। आप ठीक से देखो तो 63, मतलब 65 यहाँ पे है, उसके थोड़ा नीचे अभी भी ब्लू 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 है, तो 63 से मान लेता हूँ। 63 से लेकर गाइस, है ना, 63, क्योंकि ये जो लाइन है ये 65 पे रुक रही है, 60 और 70 के बीच में, उसके नीचे, यानी 63 से लेकर 70, तो 63 से लेकर 70 कितना होता है, 70 है ना, नहीं 80 है, सॉरी। तो 63 से लेकर 80 कितना होता है, 17, और टोटल कितने हैं, 80, टोटल है 80। नेक्स्ट है NL, गाइज NL भी देख लो, NL अगेन यहाँ पे कितना है, लगभग 20 से लेकर 25, तो टोटल 25 में NL, टोटल 25 में ये कितना है, 20 से लेकर 25 यानी 5, तो ये तो 1/5 हुआ, ये तो पहले ही हार गया। 1/5 तो यार 1/3 से ये कितना होता है, 0.3333, ये 1/5 कितना होता है, 0.2, ये तो हार गया गाइज, ये भी हार गया। चेक कर लो ये कितना होता है, ये हार्डली होगा 0.2 समथिंग, 0.2 समथिंग, लेकिन ये 0.33 है ना, तो ये 0.33, ये भी हार गया। मतलब आपका FR भी हार गया, NL भी हार गया, बचा बस UK भी वैसे हारने में ही है गाइस। लगभग ये कितना है, 70 से लेकर 80, यानी 10 आउट ऑफ 80, मतलब ये तो है गाइस कितना हुआ, 0.125, 1/8 यानी 0.125। तो गाइस ये 0.125 UK का आ रहा है, इसका 0.2 आ रहा है, इसका 0.2 समथिंग आ रहा है, लेकिन इसका 0.33 आ रहा है। सो ज़्यादा चांस किधर है वीमेन के, यहाँ पे है ना। वीमेन मैंने पहले ही कहा था आपसे, वीमेन अपॉन टोटल का जो फ्रैक्शन है वो जिधर बढ़ा वो आपका फाइनल आंसर, मतलब टोटल में वीमेन जहाँ ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन ज़्यादा मतलब क्या, ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल में वीमेन कहाँ पर ज़्यादा है। तो टोटल में वीमेन ज़्यादा है डीके में, तो डेफिनेटली डीके में वीमेन के चूज होने के चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर विद अदर 4 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस। ये तो मैंने आपको एक्चुअल कैलकुलेशन से बताया गाइज। आप ग्राफ, आप मैंने जैसे कहा आप इससे भी जा सकते हो ऑब्जर्वेशन। यहाँ देखो ब्लू विमेन ज्यादा होना, मतलब वो भी 1979, यानी आपको बस इन दो पे देखना है, इन दो पे, बाकी दो तो छोड़ दो, है ना, सेकंड वाला ग्राफ छोड़ दो, उसमें भी विमेन ज्यादा होना ओवर टोटल, तो ब्लू पार्ट का ज्यादा होना ओवर टोटल। गाइज अब इतनों से टोटल में ब्लू पार्ट ने इतना पार्ट ले लिया है, अगर मैं ठीक से देखूं तो देखो ये बराबर 3 हिस्से का एक हिस्सा है ब्लू। टोटल ग्राफ अगर 3 हिस्से में बांट दो मैं इक्वल 3, उसमें एक हिस्सा ब्लू है। लेकिन गाइज अगला पार्ट क्या था, FR क्या बराबर 3 हिस्सा, देखो अगर मैं इतना इतना ब्लू लूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इनफैक्ट ये 5 हिस्से में एक पार्ट के बराबर है, लगभग 5 में 1। तो गाइज 3 में 1 ये थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्शन देता है ना एज कम्पेयर विद 5 में 1। सेम यहाँ पर भी वही स्टोरी है, इतू सा पार्ट है, अगर मैं इतने इतने टुकड़े कर दूँ तो लगभग ये 5 में 1 है, तो ये 5 में 1, लगभग ये 5 में 1। ऑब्जर्वेशन में एग्जैक्ट थोड़ी आएगा ना, तो लगभग 5 में 1, 5 में 1, 3 में 1, और यहाँ पर भी देख लो गाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में 1 या 8 में 1 के बराबर है। तो गाइज यहाँ पे टोटल 8 में 1 लड़की होती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। यहाँ टोटल 5 में 1 लड़की होती है, यहाँ 5 में 1 होती है, यहाँ 3 में 1 होती है। तो जहाँ 3 में 1 है, 5 में 1 में तो भी चांस कम है, 8 में 1 में चांस कम है, लेकिन जहाँ 3 में 1 है वहाँ चांस ज़्यादा है ना सिलेक्ट होने के, तो ऑब्जर्वेशन। लेकिन हाँ मैंने क्लियर कहा, अगर ऑब्जर्वेशन से आपको फैमिलियर नहीं हो तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, अच्छा सर बट ऑब्जर्वेशन में अगर हम फैमिलियर बन जाएंगे तो हमारा टाइम बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन से फैमिलियर होना एक रात की कहानी नहीं ना दोस्तों,
प्रैक्टिस लगेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे जैसे आप देखोगे, खुद ऑब्जर्व करोगे कि प्रिपरेशन जर्नी में आप बहुत से क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से करना सीख गए हो, खासकर इजी लेवल के। ठीक है, तो यस गाइज, आपने सीधा फ्रैक्शन से किया। टोटल आपको 1979 में बोला है कि वीमेन के सिलेक्ट होने के चांस कहाँ ज़्यादा है, इन 4 स्टेट में, है ना, DK, FR, NL एंड UK, 4 ऑप्शन दिए थे। तो आपने देखा है कि कहाँ वीमेन का फ्रैक्शन ज़्यादा है ओवर टोटल, और वो यहाँ ज़्यादा आया, 15 में 5, यहाँ 80 में 17 जो 0.2 के करीब है, 25 में 5 जो 0.2 के करीब है, 80 में 10 जो 0.8 के 0.125 के करीब है, लेकिन ये 0.33 आया, 15 में 5 यानी 1/3। सो मैक्सिमम आंसर आया गाइज DK। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज आज के सेशन का और इस ग्राफ का भी, 2 क्वेश्चन थे इस ग्राफ पे। इफ द मेंबर स्टेट वेयर अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन 19, अगेन क्वेश्चन सिर्फ 1970। कई बार ही डेटा आपको फालतू का भी दिया होता है, डराने के लिए, अननेसेसरी टाइम आपका वेस्ट करने के लिए, है ना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए, बट बहुत सा डेटा तो इररिलेवेंट होता है। इस बार मुझे बताओ, जो 2 क्वेश्चन दिए, 2009 का डेटा कोई काम का ही नहीं, 2009 पे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा उसने। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, टेंशन मत ले लेना, और यार 2009 का तो हमने कोई यूज़ ही नहीं किया। स्टूडेंट ये भी सोच लेते हैं 2009 का तो हमने कोई भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया, शायद हमारा कुछ तो गलत हुआ है सोच। नहीं, ऐसा हो सकता है ना। तो एकदम काम माइंड से पढ़ो क्वेश्चन, सब समझ जाएगा। सो इफ द मेंबर स्टेट्स वेयर अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट, मतलब आपको जो स्टेट्स है ना उनको अरेंज करना है फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट, है ना, फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट। तो आपको, और वो भी सिर्फ 1979 में, तो आपको बोला है डैश, यानी कौन सा स्टेट वुड बी इन द मिडल, वुड बी इन द मिडल। गाइज अब यार ये तो क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का ही है, अब आपको 1979 का ही बोला गया है। ठीक है, सो अब देखो, मुझे बताओ 1979 फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट, और मिडल में कौन सा स्टेट आएगा पूछा है। डेफिनेटली अगर 9 स्टेट है तो मिडल में कोई तो एक आएगा बराबर से। और अब आपको देखो यहाँ पे टोटल कितने, 1979 यानी सिर्फ लेफ्ट वाला बार, यहाँ पे लगभग टोटल है 20 और 30 के बीच में 25, यहाँ पे टोटल कितना है 15, यहाँ पे टोटल लगभग 80, यहाँ पे टोटल 80, यहाँ पे टोटल 80, यहाँ पे लगभग टोटल है 5 के थोड़ा ऊपर 7 ले लो, है ना, ये है 5 की लाइन, उसके थोड़ा ऊपर 7। टोटल देखना है आपको, मेल फीमेल नहीं देखना है, टोटल 1979 का टोटल। यहाँ पे टोटल है अगेन 25, 20 और 30 के बीच में, और यहाँ पे टोटल है 80। तो गाइज देखो ये 4 स्टेट तो 80 80 80 वाले तो लास्ट में रहेंगे, बराबर, लीस्ट टू हाईएस्ट करना है। तो सबसे 4 स्टेट ये कौन सा है, यूके 80 वाला, देन, है ना। या फिर आप एक काम कर लो, पहले तो नंबर को सारा लीस्ट टू हाईएस्ट कर लो। तो सबसे छोटा नंबर पहले, लीस्ट टू हाईएस्ट बोला है, सबसे छोटा 7, 7 के बाद अच्छा ये हमने छोड़ दिया ना, ये कहा था कि ये भी 15 तक है। ठीक है, 7 के बाद है गाइस 15 15 2 बार, 15 15 2 बार, बराबर। उसके बाद क्या है 15 15 2 बार, फिर 25 25, बराबर, एंड देन फिर 80 80 80 80। अब हालांकि यहाँ पर मुझे याद है यहाँ पे थोड़ी सी DTP के हिसाब से मिस्टेक हुई है ना, DTP के एंड से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा और ऊपर था, जो NL था ना ये थोड़ा सा और ऊपर था। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। मुझे याद है वो DTP जिससे मैंने ग्राफ बनवाया है उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो चलो मैंने ये ब्लू पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ये ब्लू पार्ट को थोड़ा सा मैंने ऊपर ले लिया गाइस। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें लीस्ट टू ये वाला लीस्ट टू हाईएस्ट करना और मिडल में कौन सा आया है वो हमें पूछा गया है। तो गाइस अब देखो जो मैंने आपको बोला वो समझ में आया। एक मिस्टेक DTP के एंड से क्या हुई है कि यहाँ पर जो टोटल हमने यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सब सही है, ये जो है ना ये थोड़ा सा 25 के ऊपर था, मतलब हम इसको देखो ये एग्जैक्ट 30 भी नहीं है, 30 से थोड़ा नीचे यानी 28 मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे छोटा 7, फिर उसके बाद 2 15 और एक और 15 है, ये 2 15 आए तो ये 2 15 हो गए, फिर उसके बाद 25 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 28 आएगा, बराबर। सो ये 28 बराबर, और ये 100% दिस वाज द ग्राफ जो एक्चुअल में था, बट DTP ने हड़बड़ी में सेम हाइट ले ली गाइस, बट आई रिमेंबर। तो ये 28 कर दो, बाकी सब 80 80 80 80 कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ मिडल में कौन है 28, बस आपको देखना है 28 किसका है।
आपको देखना है 28 किसका है, एनएल का। अगर मैं यहाँ पे नंबर के हिसाब से भी जाऊँ, इसलिए मेरे को याद है ना, क्योंकि आंसर इसका एनएल आना था, और इसलिए मेरे को रिकॉल हुआ कि हाँ इसका नंबर ज़्यादा था, जब मैंने इसको देखा भी था ये नंबर ज़्यादा था। डीटीपी ने थोड़ा सा ये कर दिया, बट एनीवेज आप ये बात याद रखना। तो अगर मैं यहाँ पे रख भी दूँ अभी 7 की जगह LU, 15 के जगह लाइन से लिख दूँ मैं DK एंड I, अब इनसे तो फर्क नहीं पड़ता ना, ये सेम है। तो सर यहाँ हम DK लिखे, यहाँ I लिखे, या यहाँ IE लिख के यहाँ DK लिखे, डजंट मैटर यार, हमें मिडल पूछा है, मिडल में तो NL आएगा, है ना। मिडल में इन सारे नंबर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट में मिडल में कौन है, 28 किसका है, NL। खत्म गाइस, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, सो इसका आंसर आ गया NL, ऑप्शन डी। दैट्स इट गाइस। तो ये थी आज की कहानी। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में आपने सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे, हिस्टोग्राम जिसमें 2 टाइप, पहले तो सिंपल, फिर उसको सब डिवाइडेड और मल्टीपल। इनफैक्ट क्वेश्चन में तो आपने ऐसा भी क्वेश्चन देख लिया जहां मल्टीपल और सब डिवाइडेड दोनों था, जिसमें वो जो मल्टीपल 2009 था वो इररिलेवेंट था, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, बट ऐसा हो सकता है एग्जाम में। सो हेडेक नहीं लेना है, पहले डेटा समझो फिर क्वेश्चन को समझो, आपको सब समझ जाएगा कौन सा रिलेवेंट है कौन सा इररिलेवेंट है, या दोनों काम के हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस देखे, जितने टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे उन सब ग्राफ के क्वेश्चंस आपने देखे। तो ये फाउंडेशन तक अगर आपको क्लियर हो गया गाइस, इससे आपका बेस बन जाएगा स्ट्रांग। और फिर आगे मैंने कहा ना, कैसे भी थोड़े से कैलकुलेशन बड़े आने दो, या एक ही क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बार डायग्राम दोनों आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच थॉट प्रोसेस थीम सॉल्व करने का सेम रहेगा। सो आई होप गाइज आपको मजा आया होगा, बताना कैसे लगा, और डेफिनेटली कोई दिक्कत है कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।